हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 6 और इसके पहले सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 5th तक करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है शिशु अवस्था, गर्भावस्था। तो देखिए, पहले शिशु अवस्था के बाद गर्भावस्था तो नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है गलत होगा। गर्भावस्था पूरे बाल्यावस्था नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। सी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो पूरे बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूरे बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भावस्था हो जाता है, फिर वह जन्म लेता है तो शिशु अवस्था में आ जाता है, उसके बाद वो पूरे बाल्यावस्था में आता है, फिर मध्य बाल्यावस्था में आता है, फिर बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ऑप्शन ए है एकिक और अवैज्ञानिक। तो एकिक और अवैज्ञानिक नहीं होगा। बी है निर्धारित और स्थिर। तो बाल विकास निर्धारित और स्थिर नहीं होता है, क्योंकि जो विकास होता है वो कभी तेज होता है तो कभी धीमी होता है। डी है अस्पष्ट और प्राचीन। तो बाल विकास अस्पष्ट और प्राचीन तरीके से भी नहीं होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंतर विषयात्मक और गतिशील। क्योंकि बाल विकास का क्षेत्र जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, और जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इसीलिए यह जो है अंतर विषयात्मक भी होता है और गतिशील भी होता है। तीसरा प्रश्न है, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डॉट का परिणाम है। ऑप्शन ए है विषबंधन, बी है वियोजन, सी है अंतःक्रिया, डी है स्वतंत्र कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रिया। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूरे संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। क्योंकि जो रीमा है वो तार्किक रूप से संयोजित कर पा रही है और वो प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ कर दी है। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार रीमा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। यहाँ पर है कम से कम, इसीलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। बी है सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। यहाँ पर है बाधित, इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी है विद्यार्थियों को उनके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। डी है अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। यहाँ पर पुरस्कार और दंड की बात की जा रही है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उनके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। और लेव वाइगोत्स्की ने इसे समीपस्थ विकास के क्षेत्र में ये सिद्धांत दिया था कि छात्र अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अध्यापक को उसका सहयोग करना चाहिए, जिसे पाढ़ ढांचा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सही नहीं है। बी है दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं, तो भी गलत है। सी है दोनों के सिद्धांत मध्य बाल्यावस्था चरण तक ही सीमित है, ये भी सही नहीं है। डी है दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करता है, ऑप्शन डी जो है यही सही है। तो जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों लोग सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय अधिगम। तो मेरे दोस्त यहाँ पर है निष्क्रिय अधिगम, इसीलिए गलत होगा, निगेटिव टैग वर्ड होता है निष्क्रिय अधिगम। सी है कंठस्थीकरण आधारित अधिगम। यहाँ पर देखिए कंठस्थीकरण है, इसी से आप गलत मार दीजिए, ये भी निगेटिव टैग वर्ड होता है। डी है निर्देशन आधारित अधिगम। तो निर्देश दे विद्यार्थियों को, ऐसा भी जो कथन है वो गलत होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम। यहाँ प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि विद्यार्थियों के बीच जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य, चर्चाओं में भाग लेने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच में एक सहयोग बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम जो है यही सही होगा। 8वां प्रश्न है, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? ऑप्शन ए है अंतःवैयक्तिक, बी है गतिशीलात्मक, सी है अंतर्वैयक्तिक, डी है प्रकृतिवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक। पर आप दूसरों की पहचान कर रहे हैं, दूसरों के मनोदशा के बारे में जान रहे हैं, दूसरों की इच्छाओं के बारे में पता लगा रहे हैं, वहाँ पर अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा।
ऑप्शन ए में है अंतः वैयक्तिक। तो जहाँ पर आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में पहचान कर रहे हैं, वहाँ अंतः वैयक्तिक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों को बस इस शब्द से, जो यहाँ पे री का शब्द लगा है, इसी शब्द को पकड़ना है। जहाँ पर ए शब्द लगा है वहाँ अंतर वैयक्तिक हो जाएगा। यहाँ पर शब्द है अंतः, तो जहाँ पर ऐसे शब्द हो वहाँ समझ जाइए कि हम स्वयं के बारे में बात करें। और अधिकतर लोगों में अंतः वैयक्तिक, अंतर वैयक्तिक में ही कन्फ्यूजन हो जाती है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न है, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए है यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, जबकि यह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सी है शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि प्रभावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशी कारकों से प्रभावित होते हैं, यहाँ पे वंशानुक्रम नहीं परंतु परिवेशी कारकों की बात की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य के तरीकों से अंतः क्रिया करते हैं। भाषा और विचार के बारे में ऑप्शन बी जो है यही कथन सही है। 10वां प्रश्न है, प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रतिनिधि स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा। बी है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। सी है जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा। डी है जेंडर नवीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। 11वां प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? ऑप्शन ए है अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। बी है अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, यहाँ पर है बाधा, इसीलिए ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। सी है अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए, यहाँ पे अनदेखी, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है सभी के लिए क्षमता सृजित करने के लिए इसे सीमित करना चाहिए, इसीलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, विद्यार्थियों की विविधता का यही रूप होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? 1 है रचनात्मक, 2 है नियमित, 3 है सूचनाओं के ग्राहकशीलता पर केंद्रित, 4 है शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप। तो रचनात्मक तरीके से आकलन होना चाहिए, सही है। नियमित तरीके से भी होना चाहिए, ये भी सही है। 3 है सूचनाओं के ग्राहकशीलता पर केंद्रित, गलत होगा। 4 है शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप, यहाँ पे शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप की बात की जा रही है, इसीलिए 4 भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। तो जहां पर मेरे दोस्तों आ जाए बहुत ही, थोड़ा सा, केवल, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। बी है अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, यहाँ पर गैर लचीली समय रेखा की बात की जा रही है, इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। डी है विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि एक समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत करने की बात की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान यहाँ पे सृजन हो जाएगा के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट है, समावेशन को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, यहाँ पर है प्रतियोगिता, तो जहाँ पे प्रतियोगिता की बात की जाए वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। बी है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए, यहाँ पर है अध्यापक केंद्रित शिक्षा, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करना चाहिए, यहाँ पे अनदेखी की बात की जा रही है, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए, ऑप्शन डी जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिगम को सार्वभौमिक तरीके से डिजाइन करने की बात की जा रही है। अभिकथन ए कहता है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी सांस्कृतिक के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। बिल्कुल सही है अभिकथन ए। अभिकथन आर कहता है, अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। अभिकथन आर भी सही है, क्योंकि जब वंचित समूहों से विद्यार्थी जो आ रहे हैं, आप एक सफल समावेशन कक्षा बनाना चाह रहे हैं, तो उनके संस्कृति को आप विभिन्न गतिविधियों में शामिल करेंगे, तो उनमें एक अपनेपन का बोध उत्पन्न होगा और जो सीखने के लिए अभिप्रेरित करेगा, इसीलिए अभिकथन ए भी सही है, अभिकथन आर भी सही है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशित सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फास्ट का बड़ा आकार, इसे शब्दों का बड़ा आकार भी कहते हैं, अवर्धन सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के लिए समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है दृष्टि आंशिक क्षति, बी है श्रवण बाधित, तो श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, संवेदी बाधित उनके लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, दृष्टि की समग्र क्षति मतलब कि जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऑप्शन ए जो
जो है सही होगा दृष्टि की आंशिक क्षति। तो जिन विद्यार्थियों को बहुत थोड़ा सा मतलब कि आंशिक रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए शब्दों का बड़े आकार का अगर आवर्धन सामग्री प्रयोग की जाएगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वलीनता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्रायः कौन से दृढ़ सामर्थ्यता है? ऑप्शन ए है विवरणों के प्रति ध्यान देना, बी है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, सी है प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, डी है एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवरणों के प्रति ध्यान देना। और स्वलीनता विकार से जो पीड़ित विद्यार्थी हैं उनको प्रायः यह देखा जाता है कि उनकी एकाग्रता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, बी है औसत समाज वाली विद्यार्थी, सी है अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, डी है अतिशय रूप से विश्वस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो राखी है वो सवाल पूछने पे अनेकों उत्तर देती है, अनेकों उत्तरों का समाधान ढूंढती है, इसीलिए वो विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 वर्ष की माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना चाहती हैं। वह इस बात में विश्वास करती हैं कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती हैं और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती हैं। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम। यहाँ पर बात की जा रही है अधिगम को संज्ञा दी जा सकती है, तो सहयोगात्मक अधिगम नहीं होगा। निष्क्रिय अनुकूलन, तो निष्क्रिय टैगवर्ड होता है, इसलिए भी नहीं होगा। डी है परह संज्ञान, डी भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवलोकनात्मक अधिगम, क्योंकि जो माया है वो यह विश्वास रखती हैं कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रख सकती हैं, इसीलिए जो माया का अधिगम है वो अवलोकनात्मक की संज्ञा दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर? ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष का वातावरण भय मुक्त हो, बी है अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे। यहाँ पर है अनदेखा, इसीलिए गलत हो जाएगा। सी है पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो, तो अगर प्राथमिक बच्चा है तो जटिल या फिर अमूर्त तरीके से पढ़ाए, एक गलत होगा। डी है विद्यार्थियों के मतों को समप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए, इसीलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्षा कक्ष का वातावरण भय मुक्त कर दिया जाए। ऑप्शन ए जो है वही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? ऑप्शन ए है कंठस्थीकरण, तो कंठस्थीकरण तो नहीं होगा। सी है कार्यात्मक जड़ता, कार्यात्मक जड़ता भी नहीं होगा। डी है अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समलोचनात्मक चिंतन। अगर विद्यार्थियों में समुन्नत करना है तो उनमें समलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? 1 है भय पैदा करने के लिए कापी में सभी त्रुटियों पर लाल घेरे बना देना चाहिए, तो लाल घेरे बना देना ये सही नहीं है। 2 है विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 है सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 4 है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ये कहता है विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। अभिकथन ये बिल्कुल सही है। अभिकथन आर कहता है भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भावनाएं संज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है, तो ये पृथक नहीं है, इसीलिए सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? ऑप्शन है पुरस्कार, दंड, रुचि, प्रशंसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुचि, क्योंकि रुचि जो है ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा ये सब बाहरी अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाला परिवेशी कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है? ऑप्शन ए है समझ का असर, बी है भावात्मक, सी है शिक्षण अधिगम सामग्री, डी है सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है ये परिवेशी कारक है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। सी जो है समझ का असर, क्योंकि ये आपके अंदर समझ का असर उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर एक भावात्मक उत्पन्न हो रहा है, सीखने के लिए आपके अंदर ही आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न हो रही है, तो ये सब एक व्यक्तिगत कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? यहाँ पर है बाधक, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है लचीली पाठ्यचर्या, बी है अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, सी है विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, डी है अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्र प्रवृत्तियों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना ये अधिगम के लिए बाधक बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है अमूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो संतुलन, किसी भी वस्तु को क्रम में वर्गीकरण करना वो समझ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है अध्यापक को एक ऐसी शिक्षा शास्त्र प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। तो अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यापक को एक ऐसी ही शिक्षा शास्त्र प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान का सृजन हो और उच्च क्रमणीय कौशलों का विकास हो। इसीलिए अभिकथन ए जो है वो सही होगा। अभिकथन आर कहता है बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। बिल्कुल सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।